जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां आपके लिए 20 चुनिंदा क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने सन 1892 में किया था। इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। चलिए आपको प्रमुख आविष्कार एवं उसके आविष्कारक बताते हैं। टेलीफोन का पूछ लेता है। टेलीफोन के जो आविष्कारक थे वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन के जॉन लुई बियर्ड थे। इंसुलिन की बात करें तो यह सभी लोग जानते हैं फेडरिक बेंटिंग थे। डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की जो खोज की थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो आपका हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन के भी ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का जोसेफ पिस्टल ने किया था। एक और एग्जाम में पूछ लेता है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की जो खोज की थी वह की थी विलियम रॉटेंसन ने। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुणसूत्र की संख्या और संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है। आपसे पूछा है कि गुणसूत्र की संख्या और संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफेज में गुणसूत्र कोशिका के बीचों बीच पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस चरण में गुणसूत्र अधिकतम संक्षिप्त और स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए गुणसूत्र की संख्या और संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त चरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, बताइए राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है, रासायनिक प्रतीक होता है एफ। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है। परमाणु द्रव्यमान 18.998 होता है। आवर्त सारणी में स्थान समूह 17 है। हैलोजन समूह आवृत्ति 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण है तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इससे बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड की जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो होता है विडाल टेस्ट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। आपसे पूछा है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो सूक्ष्म कण उस प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। इससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर धूप में खिड़की से आती प्रकाश किरणों में धूल के कणों द्वारा मार्ग दिखना, दूध या धुंध में टार्च की रोशनी का रास्ता दिखाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्स मीटर एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है।
लक्ष्य होता है। उपयोग स्कूली दफ्तरों और उद्योगों में उचित प्रकाश स्तर जांचने के लिए, फोटोग्राफी और स्टूडियो में लाइट सेटिंग के लिए। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनीमोमीटर जो है वायु की गति मापने के लिए होता है, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए विशेषकर हवाई जहाज में। लक्समीटर शब्द लक्स यानी कि प्रकाश की इकाई और मीटर मापने वाले यंत्र से मिलकर बना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। नहीं आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ठोसों का आयतन स्थिर होता है या एकदम सही है। ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती या भी सही है। ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है या भी सही है। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है या गलत विकल्प है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों की सीमाएं बहुत स्पष्ट होती हैं क्योंकि उससे कण बहुत सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं और अपनी जगह से केवल कंपन करती हैं, इसलिए सीमाएं अस्पष्ट होती है। यह कथन गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवद्रव्य कुंजन कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब पौधे की कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर निकलता है। इसे कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली बाहर निकलना, इससे कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नमक डालने पर सब्जियां या पत्तियां मुरझा जाती हैं, या प्लाज्मोलिसिस का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है। आपसे पूछा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग के आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक बहुत छोटा होता है लेकिन घनत्व बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और खाली स्थान में घूमते रहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और यही द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। आपसे पूछा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं। जब चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर समान परिमाण और दिशा रखता है तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र को दर्शाने के लिए सीधी, समांतर और समान दूरी पर स्थित चुंबकीय रेखाएं बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर दो समान ध्रुवीय ध्रुवों वाले बार मैग्नेट के बीच का क्षेत्र लगभग एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां सीधी और समांतर होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म को दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म कोण कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में तीन फलक होते हैं, दो अपवर्तक फलक और एक आधार। इन दो अपवर्तक फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। इसे सामान्यतः ए से निरूपित किया जाता है। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह विचलित हो जाती है और इस विचलन का मापन विचलन कोण द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरते समय मुड़ जाती हैं। हमें सूर्य का उदय वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है या अग्रिम सूर्योदय, और सूर्यास्त वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है यानी कि विलंबित सूर्यास्त। कुल प्रभाव लगभग 4 मिनट का अतिरिक्त दिन का समय होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं।
हैं। आपसे पूछा है कि कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जलीय जीव है जो मुकुलन नामक अलैंगिक जनन विधि से प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में शरीर की बाहरी सतह पर पुनर्जननक्षम कोशिकाएं सक्रिय होकर एक छोटा उभार बनाती है। यह उभार धीरे धीरे विकसित होकर नया हाइड्रा बन जाता है और माता हाइड्रा से अलग होकर स्वतंत्र जीव के रूप में बढ़ता है। हाइड्रा में कोशिकाएं स्वयं को पुनर्गठित कर नई संरचना बना सकती हैं या पुनर्जनन प्लस मुकुलन दोनों प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। एक समान वृत्तीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर चलती है और उसकी गति समान रहती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं, गति का परिणाम स्थिर, दिशा बदलती रहती है, अतः त्वरण होता है। इस त्वरण को केंद्रीय त्वरण कहते हैं जो केंद्र की ओर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। आपसे पूछा है कि साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जो किसी माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस में कणों के आगे पीछे कंपन के रूप में चलती हैं, इसलिए ये अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा में ही होता है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो माध्यम की आवश्यकताएं होती हैं वैक्यूम में नहीं चलती। तरंग में संपीड़न और प्रसारण बनते हैं। तरंग की गति ठोस, द्रव, गैस में घटती जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। आपसे पूछा कि एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्यतः ब्यूटेन, C4H10 और प्रोपेन C3H8 गैसों का मिश्रण होता है। इसे दबाव में द्रव रूप में सिलेंडर्स में भरा जाता है और उपयोग के समय यह गैसीय रूप में निकलती है। तो मुख्य घटक जो होते हैं ब्यूटेन प्रमुख घटक होता है, प्रोपेन सहायक घटक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी गंध पहचानने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर होता है, इसकी गंध पहचानने के लिए इसमें एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। या भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। आपसे पूछे कि कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता, नहीं पूछा है, या ध्यान रखिएगा। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का नाभिक धनात्मक आवेशित केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते बल्कि वे नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को। विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाना या शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके मुख्य स्रोत जो है धूप यानी कि पराबैंगनी किरणें, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध होता है। बाकी विटामिनों की बात करें उसके रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खसरा जीवाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खसरा का कारण जो है खसरा वायरस होता है जो कि मीजल्स वायरस होता है। विकल्प इसे जीवाणु से जोड़ा गया है जो कि गलत है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम नमक प्रोटोजोआ से होता है। टेटनस जीवाणु जो होता है
कालिस्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, खसरा जो होता है जीवाणु खसरा वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है, खसरा वायरस से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल एक वायुमंडलीय एक एटमॉस्फेयर का दाब उस दाब के बराबर होता है जो समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाया जाता है, इसे पास्कल में मापा जाता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके एग्जाम में देखिएगा यहाँ से आपके सेटों में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।